नमस्कार, गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो चैप्टर है, इसमें हमने इससे पहले अध्ययन किया था प्रेगनेंसी या गर्भावस्था क्या होती है, गर्भावस्था की परिभाषा के बारे में हमने जाना था और साथ ही हमने अध्ययन किया था कि गर्भावस्था की मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं। अर्थात गर्भावस्था जो 9 माह तक की अवस्था है, इसे 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला है उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं या किन किन शारीरिक परिवर्तनों का सामना उसे करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं कि गर्भावस्था में स्त्री के वजन में वृद्धि होती है। तो वजन में वृद्धि क्यों होती है, क्या इसके कारण हैं, इन सब की चर्चा इस बिंदु के अंदर करेंगे। तो गर्भावस्था के प्रारंभ के जो 3 महीने हैं, प्रथम माह से लेकर 3 माह तक, इस अवस्था में वजन में अत्यधिक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में भ्रूण भी बहुत ही धीमी गति से उसमें विकास हो रहा होता है, तो मंद गति से उसमें विकास होता है। तो इस अवस्था में वजन में वृद्धि नहीं होती है, परंतु चौथे माह से लेकर 9 माह तक गर्भवती महिला के वजन में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और यह जो वृद्धि होती है यह इसलिए होती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो है वह धीरे धीरे उसका विकास होने लग जाता है, उसका भार में वृद्धि होने लग जाती है। तो इस अवस्था में जब 9 माह तक का गर्भावस्था काल पूर्ण होता है, तब तक लगभग गर्भवती माता का जो वजन है 10 से लेके 12 किलो तक का वजन में वृद्धि होती है। अर्थात यदि गर्भवती महिला जो गर्भावस्था से पहले 50 किलो की थी, 9 महीने का गर्भस्थ काल पूर्ण करने पर उसका वजन लगभग 60 और 62 किलो तक होना चाहिए। यह एक सामान्य वजन माना जाता है। अब ये जो वजन में वृद्धि होती है, ये किन किन कारणों से होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान एक तो जो गर्भवती महिला है उसके भार में वृद्धि होती है। भार में जो वृद्धि होती है उससे उसके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, जो गर्भवती माता के शरीर में रक्त का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। तो रक्त का वॉल्यूम बढ़ने से भी भार में वृद्धि होती है। इसके अलावा गर्भाशय का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण की वृद्धि होती है, वैसे वैसे गर्भाशय का जो आकार है वह परिवर्तित होता है, बढ़ता है। और गर्भाशय में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक तरल द्रव भरा हुआ होता है जिसके अंदर भ्रूण रहता है, तो उस भ्रूण का भी कुछ भार होता है। और इन सभी चीज़ों को मिला के गर्भवती महिला का जो भार है वो लगभग 10 से 12 किलो वजन 9 माह के अंत तक हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वजन की जब बात की जाती है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि गर्भवती माता का भार अगर एक सामान्य भार से कम रह जाता है या अधिक हो जाता है, तो दोनों ही स्थितियां जो हैं गर्भवती माता के लिए और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए ही हानिकारक होती हैं। क्योंकि यदि कुपोषण की स्थिति आ रही है और गर्भवती माता का जो भार है, जो उसका वजन है, वो एक सामान्य वजन की तरह नहीं बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में जो शिशु है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। गर्भस्थ शिशु का जो भार है वो भी नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब 9 माह बाद प्रसव के समय गर्भस्थ शिशु जन्म लेता है,
तो संभावना होती है कि 9 माह से पहले ही प्रसव हो जाए या प्री मैच्योर बेबी बॉर्न होने की संभावनाएं होती हैं। और साथ ही साथ जब माता के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर होता है। इसका प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ सकता है। तो इस तरह से यदि माता का भार सामान्य भार से कम रह जाता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर हो रहा है। गर्भस्थ शिशु का शारीरिक और मानसिक जो विकास है दोनों ही प्रभावित हो सकता है। और कुपोषण की जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर हम अपने भारतीय समाज में देखें तो यह पाया गया है कि जो गर्भवती माताएं हैं उसमें लगभग 80 से 85% जो गर्भवती माताएं हैं वो रक्त अल्पता का शिकार होती हैं। अर्थात गर्भावस्था में जो गर्भवती माताएं हैं उनमें खून की कमी देखी जाती है। तो खून की कमी होने के कुछ कारण हैं, जैसे इस अवस्था में रक्त में जो है रक्त की मांग बढ़ जाती है। आयरन की आवश्यकता गर्भवती माता को ज़्यादा होती है। तो इस समय अगर पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व, फॉलिक एसिड और प्रोटीन अपने आहार में सम्मिलित नहीं किया गया है तो यह स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होने पर इसका सीधा प्रभाव जो है वो शिशु के शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें कि गर्भावस्था में अगर अति भार हो गया है या भार सामान्य से अधिक हो गया है महिला का, तो इसका भी हानिकारक प्रभाव होता है। वह इस तरह से होता है कि गर्भस्थ शिशु जो है वो कभी देखा गया है कि गर्भस्थ शिशु का सामान्य विकास नहीं हो पाता है, या फिर जो गर्भवती महिला है अत्यधिक वजन होने के कारण नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा डिलीवरी की जाती है, जिससे गर्भवती माता के शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ तक हम गर्भवती स्थिति के वजन की वृद्धि की चर्चा करते हैं तो इसमें मुख्य बात यही आती है, ना ज़्यादा अधिक भार होना चाहिए, ना ज़्यादा कम भार होना चाहिए। और पूरे गर्भकाल में जब 9 माह के अंत में आते आते 10 से 12 किलो तक के अतिरिक्त भार गर्भवती महिला का होना चाहिए। इसके पश्चात आगे के बिंदु पर हम आते हैं उपापचयात्मक परिवर्तन, मेटाबॉलिक चेंजेस। तो गर्भावस्था में क्योंकि गर्भवती महिला के जैसे हमने बात करी कि वजन में वृद्धि हो रही है, उसका वजन वृद्धि होने से उसका शरीर का जो शारीरिक एरिया है या क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो वह अधिक बढ़ जाता है, जिसका पूरा प्रभाव यह पड़ता है कि शरीर का मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर कुछ आंकड़ों में देखा जाए तो गर्भावस्था के समय लगभग 10 से 25% तक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आधारी उपापचय दर, उसमें वृद्धि हो जाती है और इसकी वजह से महिला को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ ये जो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो रही है उसके और भी कई कारण हैं, जैसे वृद्धि गर्भवती माता के वजन में वृद्धि हो रही है, उसका जो गर्भाशय है उसमें वृद्धि और विकास हो रहा है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और गर्भवती माता को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। साथ ही साथ गर्भवती माता को अधिक पोषण, जो शिशु उसके गर्भाशय में पल रहा है उसे अधिक पोषण और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो इन सब कारणों से भी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह गर्भवती माता का बढ़ जाता है। इसके पश्चात अगला बिंदु आता है पाचन क्रिया। तो गर्भावस्था में जो महिला है उसकी पाचन क्रिया भी बहुत अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो पाचन तंत्र की पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, जिसमें आंत की मसल्स और आमाशय की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, थोड़ी ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खाना का जो पाचन है वो सही से नहीं हो पाता, क्योंकि आंत जो है उसकी क्रियाशीलता और गतिशीलता में थोड़ी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्टूल्स होते हैं वो आसानी से नीचे नहीं जा पाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी बड़ी आंत होती है गर्भवती महिला की, वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्त्री है उसे कब्ज़ की शिकायत
ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही क्योंकि जो मसल्स हैं वो ढीली और लचीली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से होता ये है कि जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो काफ़ी देर तक आमाशय में ही पड़ा रहता है। तो आमाशय में पड़े रहने से उसका इस समय यह भी प्रभाव होता है कि जो गर्भवती महिला है उसे मॉर्निंग सिकनेस वाली प्रॉब्लम भी देखी जाती है, जिसको जी मचलाना कहा जाता है। ये गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 महीनों में ज़्यादा देखी जाती है और इसमें जी मचलाना और उल्टी, गैस बनना, छाती में जलन, ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं इस समय अधिक देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ जो गर्भवती माता है उसके आमाशय की जो कार्डिक इंस्फिंक्टर्स होती हैं, इसको हमने विगत कक्षाओं में पाचन तंत्र का जब अध्ययन किया था तो हमने ये पढ़ा था कि आमाशय में 2 द्वार होते हैं, कार्डिक इंस्फिंक्टर या कार्डिक द्वार, हृदय द्वार, और दूसरा पाइलोरिक द्वार होता है। तो इस समय जो कार्डिक इंस्फिंक्टर है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आमाशय के अंदर जो भोजन है वह ऊपर भोजन नली की तरफ या ग्रास नली की तरफ चला जाता है, और इस समय जब महिला को उल्टी होती है तो भोजन आमाशय की ग्रास नली से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो इन सब के कारण होता यह है कि आमाशय का, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका जो माध्यम है वो अम्लीय माध्यम होता है। तो इस तरह से जब ये अम्लीय माध्यम का जो भोजन, आमाशय में पड़ा हुआ भोजन है, वो ग्रास नली में पहुंचता है, तो उसकी वजह से छाती में हृदय की तरफ जलन का अनुभव होता है, जिसे हार्ट बर्न के नाम से जाना जाता है। इसमें हृदय में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, परंतु क्योंकि छाती में जलन होती है तो इसे हार्ट बर्न के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जो पाचन क्रिया से संबंधित हैं और वह इस अवस्था में देखी जाती हैं। इन अवस्था में पाचन की क्रिया में जो ये परिवर्तन देखे जाते हैं, इनमें हार्मोन्स जो गर्भावस्था में स्रावित होते हैं उनका भी बहुत अधिक प्रभाव होता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो गर्भावस्था में स्रावित होता है, और इसके कारण जो आंत की, जो हम बात कर रहे हैं कि आंतों की मसल्स जो होती हैं वो उनमें शिथिलता आ जाती है, ढीली पड़ जाती हैं, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। यह भी उसका एक कारण होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मूत्र उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन। तो इस अवस्था में, गर्भावस्था में जो गर्भवती माता है उसमें उसका जो किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, जो हमने विगत कक्षा में किडनी के कार्य में पढ़ा था कि किस तरह से मूत्र का निर्माण हो रहा है। तो मूत्र के निर्माण में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसकी जो गति होती है वो गर्भावस्था में लगभग 50% तक बढ़ जाती है, और 50% तक अगर बढ़ जाती है इसका मतलब यूरिया का जो निष्कासन है वो अधिक मात्रा में हो रहा है, और यूरिया को निष्कासित करने के लिए पानी का निष्कासन भी साथ में अधिक मात्रा में होता है। अतः इस अवस्था में जो गर्भवती माता है उसे मूत्र ज़्यादा मात्रा में आता है, या हम यूँ कहें कि मूत्र उसे बार बार त्यागना होता है। साथ ही साथ इस अवस्था में मूत्राशय पर भी भार पड़ता है, क्योंकि बार बार मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर जाता है। तो इसलिए इस कारण गर्भावस्था में कई बारी मूत्राशय में संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में किडनी पर भी अतिरिक्त भार होता है, किडनी को अतिरिक्त कार्य करना होता है। तो इस अवस्था में बार बार मूत्र त्यागने की समस्याएं जो हैं वो गर्भवती माता में देखी जाती हैं। तो इस प्रकार आज जो हमने गर्भवती माता के शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन किया है वे था गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि, उपापचयात्मक परिवर्तन, पाचन क्रिया में परिवर्तन, मूत्र उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन। अन्य जो परिवर्तन हैं उसे हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।